Hey, hello everyone. I am Annu and welcome back. We create JRF folder. सो फ्रेंड, आज की ये क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि इस क्लास के अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट पैसेज डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर सेकंड के अंदर आते हैं। आपको सबको ये तो पता ही होगा कि जो रिसेंट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो दो पैराग्राफ है वो तो पेपर सेकंड के अंदर आते हैं और एक पैराग्राफ आपका पेपर फर्स्ट के अंदर आता है। नियर अबाउट ये तीनों पैराग्राफ आपके सेम सेम होते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देखो कितने नंबर स्कोर कर सकते हो। मतलब कि 20 नंबर आपके पेपर सेकंड के अंदर, 10 नंबर आपका पेपर फर्स्ट के अंदर, तो 30 नंबर आप स्कोर कर पा रहे हो किससे? अपने पैराग्राफ से। तो आज जो हमारे पेपर सेकंड के अंदर पैराग्राफ आते हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। उनको डिस्कस करने से पहले एक दो पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ जो आपके पैराग्राफ को सोल्व करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चे कंफ्यूज इसमें रहते हैं कि पहले हम पैराग्राफ को रीड आउट करें या फिर हम क्वेश्चन को रीड आउट करें फिर पैराग्राफ को रीड आउट करें। देखो, मेरे अकॉर्डिंग आपको जो बेटर लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपको वही करना चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल हो कि मैं पहले पैराग्राफ अच्छे से रीड कर लेता हूँ और फिर क्या करता हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से इजीली टैकल कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं पहले क्वेश्चन को रीड करके फिर पैराग्राफ पढ़ के उनका आंसर दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करना, अपना पैराग्राफ सोल्व करना। अगर मैं बताऊं मैं कैसे पैराग्राफ सोल्व करती हूँ, तो मैं अपना बताती हूँ। मैं फर्स्ट अपना क्वेश्चन को रीड आउट करती हूँ। क्वेश्चन को सिर्फ पूरा क्वेश्चन को भी रीड आउट नहीं करती, कभी मैं उसके ऑप्शन को रीड आउट नहीं करती। क्योंकि अगर देखो क्वेश्चन रीड आउट करा, ऑप्शन रीड आउट करे और फिर पैराग्राफ, तो डबलिंग हो जाएगी, ठीक है ना। फिर पैराग्राफ पढ़ के फिर दोबारा से क्वेश्चन को करो। नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना है और उसके अंदर भी सिर्फ आपको जो क्वेश्चन के की पॉइंट है उनको अंडरलाइन करना है, उनको माइंड में सेट करना है कि ये क्वेश्चन थे। या फिर जो आपको पेज मिलता है एग्जाम के दौरान उस पे की पॉइंट लिख लो कि फर्स्ट क्वेश्चन का की पॉइंट ये था, इसका ये था, इसका ये था, ठीक है ना। सिर्फ की पॉइंट को, पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करना। उसके अंदर जो भी की पॉइंट है एक बार रीड करने के बाद जो भी आपको उसके अंदर की पॉइंट दिखेगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखेगा, उसको ही नोट कर लेना, ठीक है ना। फिर आप पढ़ना अपने पैराग्राफ को। और हाँ, ऑप्शन को बिल्कुल भी रीड आउट, ऑप्शन के जो ऑप्शन होते हैं ना, उसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं क्वेश्चन के, उनको रीड आउट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ साथ एक बार सिर्फ गो थ्रू करना है सारे क्वेश्चन से और उनमें से भी जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको लिख लेना है। और फिर आप पढ़ो किसको? पैराग्राफ को। तब आप फिर पैराग्राफ को पढ़ते हो तो उस वक्त जो आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने लिखा था उसके दौरान, जो भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ठीक है ना, आपका जो भी आपने क्या कहा था, कीवर्ड को लिखा था, जो भी इस क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड था, उसको तब आप पैराग्राफ पढ़ोगे, अपना पैसेज पढ़ोगे, उस वक्त जो भी कीवर्ड जहां पर भी उस पैसेज में दिखता है, तो वो लाइन नोट डाउन कर लो अपना, वो पैराग्राफ की ये वर्ड मैंने इस पैराग्राफ के अंदर देखा था, और उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलो। इस तरीके से हम एक दो क्वेश्चन सॉर्ट आउट भी करेंगे। हो सकता है किसी बच्चे को ये तरीका पसंद ना आए, तो वो जो उसको लगता है कि मेरे लिए ये बेस्ट तरीका है करने का, आप उस तरीके से अपना कर सकते हो। आप करने के लिए क्या करोगे, इस वीडियो को पॉज कर दोगे और फिर अपने अकॉर्डिंग अपना आंसर दे देना कि आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना पैराग्राफ, ठीक है। तो हाँ, और जो हमारे आज के ये पैसेज हैं आज की इस क्लास के, वो हमारे होंगे मार्केटिंग से रिलेटेड। इसके अंदर आपके दो पैसेज गिवन हैं, दोनों पैसेज आपके मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो पहले जो मैंने कहा था, एक बार रीड आउट कर लेते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन, उनके कीवर्ड देख लेते हैं कि क्या क्या कीवर्ड दे रखे हैं उन क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और फिर हम पैराग्राफ पढ़ के उन कीवर्ड को कहाँ ढूंढेंगे, उन पैराग्राफ के अंदर ढूंढेंगे। और हाँ, एक बात और, क्वेश्चन को रीड करने से पहले जो कॉमर्स के आपके दो पैसेज आते हैं, एक पैसेज तो आपका होता है जो आपके आंसर डायरेक्टली पैराग्राफ में मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन क्या होता है, कॉन्सेप्ट बेस पे आपको केस स्टडी दे दी जाती है, ठीक है ना। उसके बेस पे आपको अपने आंसर खुद क्या करने पड़ते हैं, अपने आंसर खुद बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना, कि इसका आंसर क्या होगा। उसका आंसर आपको पैसेज के अंदर गिवन नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है पैराग्राफ का, एक बार हम कीवर्ड नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। अगर आपको ये तरीका बेस्ट लगता है तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है। जैसे आपको बेस्ट लगता है आप उस तरीके को यूज कर सकते हो। देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, व्हेन टू रीब्रांडिंग डन बाय द कंपनी, कि जो रीब्रांडिंग है वो कब की जाती है कंपनी द्वारा। सिर्फ इतना ही पढ़ो, आगे इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ क्या पढ़ा हमने यहाँ पे कि कंपनी द्वारा रीब्रांडिंग कब की जाती है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है यहाँ पे, कुछ बड़ी स्टेटमेंट दे रखी है, लेकिन नीचे क्या लिख रखा है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ रीब्रांडिंग मेथड।
तो पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ये देखना कि इसमें पूछ क्या रखा है, कि मेन कीवर्ड क्या है इसका। तो यहाँ पे हमें एक मेन कीवर्ड दिखा क्या, कि विच टाइप ऑफ रीब्रांडिंग मेथड, जो भी इसके अंदर पूछ रखा होगा उसमें ये पूछ रखा कि कौन से टाइप का रीब्रांडिंग मेथड है। तो हमें क्वेश्चन में क्या देखना है कि जो रीब्रांडिंग मेथड है वो कितने टाइप के, ठीक है ना, और फिर उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को रीड करके उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। तो हमें मेन दो चीजों पे फोकस करना है अब तक। फर्स्ट पे हमें क्या पे फोकस करना है कि रीब्रांडिंग कब की जाती है, सेकंड क्या टाइप ऑफ रीब्रांडिंग, जहां पर भी पैराग्राफ में ये दो चीजें दिखेंगी हमें उन पे मेन फोकस करना, ठीक है। फिर देखो आपका थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें भी आपको क्या पूछ रखा है, टाइप ऑफ रीब्रांडिंग मेथड पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर सबको, ठीक है ना, अपने अपने कीवर्ड नोट डाउन करते चलना, फिर हम निकाल देंगे आंसर। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा कि ये जो पैराग्राफ है ये किससे रिलेटेड है, ये तो हम पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें इसका आंसर पता ही लग जाएगा कि पैराग्राफ ओवरऑल किसके बारे में क्या कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, ठीक है। अब देखो आपको इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द प्रोसेस ऑफ रीब्रांडिंग कम इनटू द पिक्चर, जो प्रोसेस है किसका रीब्रांडिंग का वो पिक्चर में कब आया। तो हमने पांचों के पांचों क्वेश्चन देख लिए और इसके अंदर से जो कीवर्ड थे हमने वो भी अपने क्या कर लिए, हमने अपने कीवर्ड भी अलग से लिख लिए कि हमारे ये क्या थे, कीवर्ड थे। तो हमारा फर्स्ट कीवर्ड क्या था कि रीब्रांडिंग कब की जाती है, दो क्वेश्चन में हमारा टाइप ऑफ रीब्रांडिंग पूछ रखा था, और थर्ड क्वेश्चन में पूरे पैराग्राफ में पूछ रखा था पूरे पैराग्राफ में क्या डिस्कस कर रखा है, और थर्ड जो लास्ट क्वेश्चन उसमें क्या पूछ रखा है कि प्रोसेस क्या है हमारा किसका, रीब्रांडिंग का जो प्रोसेस है वो कब पिक्चर में आया था, ठीक है। तो चलो एक बार अब क्या करते हैं, अपने पैराग्राफ को रीड आउट करते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न बिजनेस हु एट वन फेज ऑफ द ब्रांड टू फील अनसेटिस्फाइड। इसने क्या कह रखा है, एक बात और भी, आप अपना पैसेज रीड आउट करो, उस पैसेज को रीड आउट करते हुए बिल्कुल कंसंट्रेशन रखनी है पैसेज के अंदर की, पैसेज में गिवन क्या है, हर एक पैराग्राफ को जो पैसेज के अंदर गिवन है उनको एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चलना कि ये कैसे कनेक्ट है ऊपर वाले से। अब आप ये मत कहना कि हमारी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। अब आप देखो आप पीजी कर चुके हो, आप सभी लोग जितने भी यहाँ पे क्या कर रहे हो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन तो आप लोगों को बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप वैसे नहीं कर पाते तो जो मेन पॉइंट है, जो आप पैराग्राफ पढ़ोगे पैसेज के अंदर जो जो मेन पॉइंट है उनको रिटन डाउन कर लेना, या फिर हमने क्वेश्चन के मेन पॉइंट तो रिटन डाउन कर लिए, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन का मेन पॉइंट हमने रिटन डाउन कर लिए वो आपकी हेल्प करेंगे आपकी कंसंट्रेशन बनाने में इस पैराग्राफ के ऊपर, क्योंकि आपको ये पता है कि इन पॉइंट के ऊपर मेरे को क्या करना है, मेन फोकस करना है, और तब आप पैराग्राफ रीड करोगे तो आप उन पॉइंट को ढूंढोगे, तो जिससे आपकी कंसंट्रेशन क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी, ठीक है ना। तो देखो जल्दी जल्दी एक बार रीड कर लेते हैं इसको। तो इसने फर्स्ट लाइन में क्या दे रखा है कि यहाँ पर जो ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न बिजनेस है वो क्या फील करते हैं, वो फेस आउट करते हैं किससे, अपनी ब्रांड से अनसेटिस्फाई होने का, ठीक है। तो देखो एक बार जल्दी जल्दी रीड कर लेते हैं क्या कहते हैं इसको। फिर ये देयर आर लॉट ऑफ ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न बिजनेस who at one phase of the brand feel unsatisfied। इसने क्या कहा, लॉट ऑफ ऐसे ट्रेडिशनल और मॉडर्न बिजनेस है जो एक फेज पर आने के बाद क्या फील करते हैं, अनसेटिस्फाई फील करते हैं किससे, अपनी ब्रांड से, ठीक है ना। क्यों, when they release what their brand emotes and what they stand for the different। अनसेटिस्फाई क्यों करते हैं, क्योंकि तब जो उनकी ब्रांड है वो रिलीज नहीं कर पाती जो वो बताना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने उसके बारे में, ठीक है ना, अपनी सर्विस या अपने प्रोडक्ट के बारे में वो उसके बाद उसको रिलीज नहीं कर पाती, या फिर वो उसे कुछ डिफरेंट स्टैंड करती है, ठीक है ना। इसलिए कई बार वो क्या करते हैं, अनसेटिस्फाई फील करते हैं अपनी ब्रांड से। यहाँ पर ये चीज क्लियर हुई। फिर आगे क्या है, दैट इज व्हेन द प्रोसेस ऑफ रीब्रांड कम इनटू द पिक्चर। इसलिए जो मेरा प्रोसेस है किसका, रीब्रांड का, वो क्या आया, पिक्चर में है। क्यों आया पिक्चर में, ऊपर वाले से पता लग गया ना, क्योंकि जब हमें ये फील होता है, जो भी एक बिजनेसमैन को ट्रेडिशनल हो या फिर मॉडर्न हो, कि उनको क्या फील हो रहा है, अनसेटिस्फाई फील हो रहा है अपनी ब्रांड को, जो वो दिखाना चाहते हैं वो उसको प्रेजेंट नहीं कर रही, कंज्यूमर के माइंड में वो वाली इमेज नहीं बना रही जो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं। तो याद करो, अब हमने एक के अंदर देखा था कि जो प्रोसेस है रीब्रांड का वो कब आया था, कैसे आया था, याद है ये क्यों कीवर्ड, इसलिए मैंने कहा था कीवर्ड। अब आपको माइंड में उसे स्ट्राइक कर जाएगा कि ये चीज मैंने किसमें पढ़ी थी, क्वेश्चन में पढ़ी थी। तो इस पॉइंट को आप क्या कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, तो आपका आंसर है इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक है ना कहीं वो इसी से रिलेटेड क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। बात क्लियर हुई यहाँ पे। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट, रीब्रांडिंग इज अ गुड साइन। रीब्रांडिंग एक गुड साइन है। इनफैक्ट मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड लाइक एप्पल हैव डन इट टाइम टू टाइम, इवन स्टार्टअप कंपनी टू दोज ऑन फॉर्च्यून 500, ठीक है ना। इसने क्या कहा कि जो रीब्रांडिंग एक गुड साइन है, और तो जो सक्सेसफुल ब्रांड है जैसे कि एप्पल, वो भी काफी बार क्या कर चुकी है, रीब्रांडिंग कर चुकी है, और स्टार्टअप कंपनी भी क्या कर चुकी है, रीब्रांडिंग करती रहती है टाइम टू टाइम। इसने इस पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट के अंदर ये दे रखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या दे रखा है, rebranding your company
इट्स अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। आप रीब्रांडिंग करते हो, कोई भी कंपनी रीब्रांडिंग करती है अपनी कंपनी की, वो क्या है, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है टू अपग्रेड कंपनी इमेज। क्या करने के लिए? अपनी कंपनी की इमेज को अपग्रेड करने के लिए, एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इन द माइंड ऑफ पीपल एज पर चार्जिंग लाइफस्टाइल एंड रिक्वायरमेंट। तो इसने क्या कहा कि एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जो क्या करती है, कंपनी की इमेज को अपग्रेड करती है और क्या करती है, ऑक्यूपाई करती स्पेस कहाँ पे, कंज्यूमर के माइंड में, पीपल के माइंड में, ठीक है ना, एज पर किसके अकॉर्डिंग, उसके लाइफस्टाइल, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो कई जो बड़ी बड़ी ब्रांड है उनका नाम लेते ही क्या, हमारी जो भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, जो भी हमारा लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड क्या हो जाएगा, एक इमेज क्रिएट हो जाएगी अपने आप। हम एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल का नाम लेते ही क्या, एक प्रेस्टीज लाइफस्टाइल क्या हो जाएगी, माइंड में अपने आप आ जाती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कहना चाहता है कि जो ब्रांड होती है वो कंपनी की इमेज को अपग्रेड करती है और एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है किसके माइंड में, पीपल के माइंड में, कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड या फिर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है ना। देयर आर लॉट ऑफ एजुकेटेड पीपल एंड इवन मार्केटर मिसअंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट रीब्रांडिंग। इसने यहाँ पे क्या कहा, काफी सारे ऐसे एजुकेटेड पीपल हैं और काफी सारे मार्केटर भी हैं जो मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि रीब्रांडिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं उससे। रीब्रांडिंग इज नॉट द सेम एज अ न्यू लोगो। रीब्रांडिंग सेम नहीं है कि आपने अपने कंपनी का क्या करते हैं, लोगो चेंज कर दिया या फिर उसका नेम चेंज कर दिया, फिर कंपनी को रीडिजाइन कर दिया। सिर्फ इतना ही हमारा रीब्रांडिंग नहीं है, ये रीब्रांडिंग का एक्चुअल मीनिंग नहीं है, यहाँ पर कहना ये यहाँ चाहता है, ठीक है। फिर आगे क्या है, बट अ ब्रांड इज मोर देन इट्स यूजुअल एलिमेंट और द सम ऑफ इट्स फीचर। तो इसने क्या कहा, जो ब्रांड है वो कहीं ज्यादा है किससे, उसके यूजुअल एलिमेंट से, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, या फिर जो भी उसके फीचर है उससे कहीं ज्यादा क्या है, ब्रांड आपको बताता है, ठीक है। बात क्लियर यहाँ पे। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आपने क्या करता है, लोगो चेंज कर दिया या फिर अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया, या फिर क्या है, रीब्रांडिंग है, ठीक है। फिर आगे क्या है, रीब्रांडिंग इज टू बिल्ड अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर अ ब्रांड। जो रीब्रांडिंग है वो क्या करती है, यूनिक आइडेंटिटी बनाती है किसके लिए, आपकी ब्रांड के लिए, फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर, आपके कॉम्पिटिटर से, ठीक है, इन द मार्केट एंड गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मार्केट के अंदर और आपको क्या करवाती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करवाती है, क्या, आपकी रीब्रांडिंग। बात क्लियर हुई यहाँ तक। फिर अगले लाइन में क्या दे रखा है, बिजनेस रीब्रांडिंग क्लासिफाई इन टू टाइप। अब देखो टू टाइप याद आता है, यहाँ पे आते ही क्या हुआ, माइंड में स्ट्राइक किया ना, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था क्या, आपके टाइप ऑफ रीब्रांडिंग, ठीक है। तो आपकी जो रीब्रांडिंग है वो कितने टाइप होती है, टू टाइप्स की। तो इसका मतलब कि आपको जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर आपको कहीं यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। तो प्रोएक्टिव रीब्रांडिंग और सेकंड आपकी क्या, रिएक्टिव रीब्रांडिंग। अब प्रोएक्टिव रीब्रांडिंग आपकी क्या होती है, proactive rebranding when an organization identify that there is an opportunity to grow, innovate, tap into new business or target customer and reconnect with its user। तो इसने क्या कहा, प्रोएक्टिव रिब्रांडिंग वो होती है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन ये फाइंड आउट कर पाए कि आगे अपॉर्चुनिटी है क्या करने की, ग्रो करने की, कुछ नया ढूंढने की, ठीक है ना, टैप इनटू न्यू बिजनेस और टारगेट कस्टमर, ठीक है, और रिकनेक्ट विद यूजर्स। तो वहां पर आपकी क्या हुई, वो प्रोएक्टिव रीब्रांडिंग, ठीक है। फिर आगे क्या है आपकी रिएक्टिव रीब्रांडिंग। रिएक्टिव रीब्रांडिंग क्या कह रहा है, इट्स आर डन इन अ सिचुएशन व्हेन द एग्जिस्टिंग ब्रांड, जो आपकी एग्जिस्टिंग ब्रांड है वो डिसकंटिन्यू हो जाए या फिर मॉडिफाई हो जाए, ठीक है ना। कोई भी एग्जिस्टिंग ब्रांड है वो डिसकंटिन्यू हो जाए, मतलब कि काम करना बंद कर दे, अब आप कोई नई ब्रांड बना रहे हो उसको चेंज करके, ठीक है, वो क्या हो गया आपकी रिएक्टिव ब्रांडिंग। तो सच एक्शन, जो ये एक्शन है क्या, कौन सा, डिसकंटिन्यू का फिर मॉडिफाई का, वो कब लिया जाता है, कुड बी बिकॉज ऑफ लीगल इशू। जो भी आपने डिसकंटिन्यू किया है वो क्यों लिया गया, क्योंकि कुछ लीगल इशू अराइज हुए थे, इसलिए क्या लिया आपने, वो डिसकंटिन्यू का बिजनेस लिया और अब आप उसे क्या कर रहे हो, रीब्रांडिंग करो। तो वो क्या होगी आपकी रिएक्टिव टाइप की रीब्रांडिंग होगी, ठीक है ना। मर्जर या एक्विजिशन का केस हो वो भी क्या होगा आपका, रिएक्टिव टाइप की रीब्रांडिंग होगी। नेगेटिव पब्लिसिटी सच एज फ्रॉड, तो ये भी आपकी क्या होगी, इस केस में आपने प्रोडक्ट क्या कर रहे हो, रीब्रांडिंग करते हो, वो भी आपकी क्या होगी, आपकी रिएक्टिव रीब्रांडिंग होगी, ठीक है। प्लानिंग टू बीट द कंपटीशन और टू क्रिएट देयर निश, ठीक है। तो ये आपकी एग्जांपल है रिएक्टिव। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हुई, प्रोएक्टिव रीब्रांडिंग क्या होती है और रिएक्टिव रीब्रांडिंग क्या होती है। देखो यहाँ से आपका पैराग्राफ तो क्लियर हो, यहाँ से आपका पैसेज तो क्लियर हो ही रहा है, ठीक है। साथ साथ यहाँ से आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, आपको नई टर्म भी सीखने को मिल रही है अगर आपने टाइप ऑफ रीब्रांडिंग नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। अब देखो, अब इसने क्या लिखा, टाइम टू रीब्रांड व्हेन यू आर एक्सपेंडिंग योर बिजनेस। टाइम टू रीब्रांड मतलब कि आप कब रीब्रांड कर सकते हो। अब ये चीज पढ़ती आपको याद आएगा कि एक क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि रीब्रांडिंग कब करनी चाहिए, व्हेन टू रीब्रांडिंग डन बाय द
बिजनेसमैन, ये लाइन पढ़ी थी ना हम लोगों ने। तो यहाँ से ये पैराग्राफ पढ़ते ही हमें स्ट्राइक कर जाना चाहिए माइंड में कि हाँ, यहाँ से भी हमारा आंसर मिलने वाला है, ठीक है ना। या फिर इससे रिलेटेड हमारा कोई ना कोई आंसर होगा। इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ो कि इस पैराग्राफ में दे क्या रखा है। हो सकता है डिक्टो क्वेश्चन यहाँ से आंसर उसका यहाँ से मिल जाए, या फिर थोड़ा सा हमें अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा उस आंसर को फाइंड आउट करने में। लेकिन आपको पैराग्राफ क्या होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं कि डिक्टो कॉपी आपको आंसर यहाँ से ही मिलेगा। लेकिन मैंने 2 पैराग्राफ दे रखे हैं, एक पैराग्राफ में आपके आंसर पैराग्राफ के अंदर ही है, और सेकंड में आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा उन आंसर को फाइंड आउट करने में, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा कि रीब्रांडिंग कब करनी चाहिए। फर्स्ट तो इसने क्या कहा, एक्सपेंड करने के लिए अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। मान लो आप सिर्फ लोकल मार्केट के अंदर, नेशनल मार्केट के अंदर अपना बिजनेस क्या कर रहे थे, चला रहे थे। अब क्या करो, आप इंटरनेशनल क्या कर रहे हो, उसको ग्रो करना चाहते हो। अगर मैं यहाँ पे आपको रियल एग्जांपल दूं, तो ये रियल एग्जांपल दे सकते हो मैं यहाँ पे आपको बजाज का, क्योंकि बजाज कंपनी पहले लोकल कंपनी थी, ठीक है, वो नेशनल लेवल पे प्रोडक्ट बनाती थी। लेकिन अब उसने क्या किया था, रीब्रांडिंग की थी। तो उस वक्त जब रीब्रांडिंग की थी, उसने एज ए इंटरनेशनल अपने आप को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखना चाहती थी। इसलिए उसने क्या किया, अपनी कंपनी के अंदर रीब्रांडिंग की एज ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए, क्योंकि लोगों के माइंड में इमेज बजाज की एक नेशनल ब्रांडिंग की तरह बन गई, ठीक है ना। तो बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे बजाज आप ले सकते हो कि आप अपने बिजनेस को करना चाहते हो, एक्सपेंड करना चाहते हो, ठीक है। मेक श्योर योर ब्रांड विजन, मिशन एंड वैल्यू शुड बी गवर्न एवरी डिसीजन यू मेक इंक्लूडिंग ब्रांड डिसीजन, ठीक है ना। आप क्या करना चाहते हो, विजन, मिशन या फिर वैल्यू के अंदर कोई ना कोई चेंज करना चाहते हो, तो उस वक्त भी आप क्या कर सकते हो, रिब्रांडिंग कर सकते हो बाय पिवोटिंग राइट डायरेक्शन ऑन योर बिजनेस अलोंग विद देम। तो उसने यहाँ पे क्या कहा कि आप अपने बिजनेस को कोई नई दिशा देना चाहते हो, तो उस वक्त भी आप क्या कर सकते हो, रिब्रांडिंग कर सकते हो। इफ योर ब्रांड टारगेट अ कंप्लीटली न्यू कस्टमर प्रोफाइल, अगर आपकी ब्रांड का टारगेट क्या है, नई कस्टमर प्रोफाइल है, तो उस वक्त भी क्या कर सकते हो, आप रीब्रांडिंग कर सकते हो। When two company merge, जब दो कंपनी की मर्ज होती है, टू ब्रांड ऑल्सो ज्वाइन, और दो ब्रांड आपस में जुड़ती हैं, या दो कंपनी मर्ज हो जाए, कंपनी वैसे ही जुड़ जाए आपस में। फॉर एग्जाम्पल मैं लो जैसे नाइकी और एप्पल आपस में उन्होंने क्या की थी, को ब्रांडिंग की थी, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ भी होता है, या फिर क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। अगर मैं एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अब वोडाफोन और आइडिया का, ठीक है, तो उस केस में भी कंपनी क्या कर सकती है, रीब्रांडिंग। क्यों, रीजन क्या होता है उसने यहाँ पे, इफ योर ब्रांड वॉज एक्वायर और मर्ज विद अनदर कंपनी, अगर आपकी किसी भी ब्रांड को एक्वायर कर लिया गया, फिर मर्ज कर लिया गया किसी दूसरी कंपनी के द्वारा, यू कुड नॉट जस्ट लेट बोथ ब्रांड बैटल इट आउट। फाइंडिंग अ न्यू ब्रांड दैट डिस्प्ले द न्यू एंटिटी विल प्रिवेंट कंफ्यूजन एंड इट हेल्प द बिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है ना। इसने क्या कहा कि जो भी कंपनी एक्वायर की जाती है, मर्ज की जाती है, उनको रीब्रांडिंग क्यों करनी पड़ती है, कि जो भी लोगों के माइंड में बैटल है, कंफ्यूजन है किसी रिलेटेड, कि दोनों की जो भी इमेज बनी होती है ब्रांड की, वो अलग अलग बनी होती है, ठीक है ना। तो लोगों के माइंड में जैसे मर्ज होगी तो बैटल चलती रहेगी, एक डिस्प्यूट क्रिएट होगा कि ये एक्चुअल में ये ब्रांड देना क्या चाहती है। तो उस केस में भी क्या करनी पड़ती है, रीब्रांडिंग करनी पड़ती है, कि वो कंफ्यूजन को दूर कर सके और एक ट्रस्ट बिल्ड कर सके कस्टमर के लिए अपना, ठीक है ना। तो इस तरह से पैराग्राफ के हर एक मीनिंग को अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है। अभी तो हमें टाइम लग रहा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तब आप खुद से करोगे और 4-5 पैराग्राफ की प्रैक्टिस करोगे कॉमर्स के, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगी आगे और पैराग्राफ लाऊं आपको, और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसकी और प्रैक्टिस हो जाए पैराग्राफ के ऊपर, क्योंकि ये यहाँ से आपको 20 नंबर का सवाल, ठीक है ना। तो थोड़े नंबर नहीं है, 20 नंबर मायने रखते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलो, अब क्वेश्चन हमें ये पता लग गया कि कहाँ कहाँ से हमारे क्या मिलने वाले हैं, आंसर मिलने वाले हैं। अब जल्दी से एक बार अपने क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द रीब्रांडिंग बाय द कंपनी। ये तो हमें लास्ट पैराग्राफ में मिल गया था कि कंपनी रीब्रांडिंग कब करती है। अभी हमने पढ़ा इंटरनेशनल को, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, विजन मिशन वैल्यू में चेंज करने के लिए, ठीक है ना। ये चीजें हमने पढ़ी थी, बिल्कुल अभी पढ़ के हैं लास्ट वाले पैराग्राफ के अंदर, ठीक है ना। ये वाला ये रही यहाँ पे सारी चीजें। इंटरनेशनल मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए विजन मिशन आ गया, ठीक है ना। अपनी डायरेक्शन, बिजनेस अपने डायरेक्शन को चेंज करना चाहता है, दो कंपनी मर्ज हो रही है, उस वक्त हम क्या करते हैं, रीब्रांडिंग करते हैं। तो यहाँ से तो हमारा आंसर बिल्कुल ही सीधा मिल गया इसका, ठीक है। तो इसका मतलब तो क्या, ये तो आंसर हमारा बिल्कुल देखा, बेनिफिट देखा इसका। मैंने इसलिए कहा था कि आप कीवर्ड को ढूंढो, ठीक है, और जैसे आपको बेस्ट लगता है आप वैसे भी कर सकते हो। तो देखो, एक्सपेंड द नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट, एक्सपेंड करने क्या है, नेशनल इंटरनेशनल मार्केट, तो ये हमारा आंसर होगा। अगला क्या हमारा, चेंज ब्रांड मिशन विजन, ये भी हमारा आंसर होगा। टू गेन अटेंशन, कहीं ये पढ़ा था इस लास्ट पैराग्राफ के अंदर कि हमें अटेंशन क्या करनी है, गेन करनी है दूसरे बिजनेसमैन की, तो ये रीब्रांडिंग का रीजन नहीं होगा। इस केस में कंपनी कभी भी रीब्रांडिंग नहीं करती, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मर्जर और एक्विजिशन, ये तो हमने पढ़ा ही था। तो 3 आंसर हो जाएंगे हमारे, ए, बी और सी। सी इज द राइट आंसर,
ठीक है ना, हो गया ना कितनी जल्दी। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़ी एक स्टेटमेंट दे रखी है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर बताते हैं कि कौन सी टाइप ऑफ रीब्रांडिंग मेथड इसके अंदर क्या कर रखा है, यूज कर रखा है। तो एक रियल लाइफ क्या दे रखी है, केस स्टडी दे रखी है। देखो, इन द ईयर 2009 द फ्रॉड केस ऑफ सत्यम कंप्यूटर। देखो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या आ गया यहाँ पे, फ्रॉड। और जस्ट हम अभी पढ़ के आए थे क्या, यहाँ पे देखो था क्या, कोई भी लीगल इशू जाते हैं, लीगल इशू कैसे, कोई भी लीगल इशू, मर्जर एक्विजिशन या फिर कोई भी फ्रॉड, वो क्या था आपका, रिएक्टिव ब्रांडिंग थी, ठीक है ना, अभी पढ़ी थी। तो अभी देखो हमें सिर्फ एक ही पॉइंट से पता लग गया कि फ्रॉड किया गया था, तो उस केस में रीब्रांडिंग पूछ रखी है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या बन जाएगा हमारा, रिएक्टिव ब्रांडिंग। लेकिन एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। सर्विस इज पुशिंग टू ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी। तो उसने क्या कहा कि सत्यम कंप्यूटर है वो बिल्कुल क्या थी, कागार पे थी, किसके, बैंक्रप्सी की कागार पे थी। हैंस दिस नीड टू सोल्व ब्रांड टू टेक महिंद्रा। तो उसने क्या किया, इस ब्रांड को सोल्व कर दिया, किसको, टेक महिंद्रा को। द होल प्रोसेस वाज थ्रू टेक महिंद्रा और गवर्नमेंट ऑथराइज देम टू रीब्रांड द कंपनी। तो क्या क्या, टेक महिंद्रा ने और गवर्नमेंट ने, अथॉरिटी ने क्या किया, इस कंपनी को रीब्रांड किया और क्या बना, महिंद्रा सत्यम, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा कौन सा टाइप ऑफ रीब्रांडिंग, और हम आंसर दे ही चुके हैं ऑलरेडी, कौन सा अपना, रिएक्टिव ब्रांडिंग, ठीक है। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइटन इंडस्ट्री rebranded itself in the year 2013 and changed the brand logo and also the name to Titan Company। तो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, जो टाइटन इंडस्ट्री उसने क्या किया था, अपने आप को रीब्रांडेड किया था कब, 2013 के अंदर, और चेंज किया था ब्रांड का लोगो और अपने कंपनी का नाम भी, ठीक है। द न्यू लोगो रिफ्लेक्टेड द कंपनी कमिटमेंट। जो न्यू लोगो था वो सिर्फ एक नया लोगो ही चेंज नहीं किया था, वो न्यू लोगो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था कंपनी के लिए, कंपनी की कमिटमेंट, किस चीज की कमिटमेंट, क्रिएट वैल्यू, इनोवेट एंड सस्टेन द हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब जल्दी से बता दो कौन सी टाइप ऑफ रीब्रांडिंग है। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी ने अपने लोगों को चेंज किया, जो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, कंपनी की वैल्यू को, कंपनी की इनोवेशन को, कंपनी के ग्लोबल स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये कौन सी टाइप ऑफ ब्रांड आपकी, यहाँ पे आपकी है प्रोएक्टिव टाइप ऑफ ब्रांडिंग। क्वेश्चन क्या है, देखो, द पैराग्राफ इज अबाउट द फ्लोइंग। जो आपने पैराग्राफ पढ़ा वो पूरा किससे रिलेटेड है, देखते हैं आंसर में कौन सा सुटेबल आंसर है जो इस पैराग्राफ क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। Rebranding activity must have objective of changing the mental association and emotional association of consumer with have company। ये चीज हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। रीब्रांडिंग एक्टिविटी क्यों की जाती है, ऑब्जेक्टिव होता है क्या करने के लिए, मेंटल एसोसिएशन और इमोशनल एसोसिएशन है जो कंज्यूमर का, किसके लिए, कंपनी के लिए, उसको चेंज कर, ये चीजें हमने पढ़ी है इसके अंदर, ठीक है ना, कि कंपनी किस लिए रीब्रांडिंग करती है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड में पढ़ लेते हैं, रीब्रांडिंग एक्टिविटी इंक्लूड न्यू लोगो, नेम चेंज और रीडिजाइन। क्या रीब्रांडिंग के अंदर सिर्फ नया लोगो ला दिया, नया नाम रख दिया या फिर डिजाइन कर दिया, सिर्फ ये इंक्लूड है, ये हमने क्या पढ़ा था कि ये इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं है, ये चीज पढ़ी थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं होगी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, फिफ्थ क्वेश्चन क्या रहता है, प्रोसेस ऑफ रीब्रांडिंग कम इनटू द पिक्चर। जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, कि जो प्रोसेस है किसका, रीब्रांडिंग का, वो पिक्चर में कब आया, बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था कि जो भी बिजनेस है वो ओल्ड हो या फिर वो कौन सा बिजनेस हो, मॉडर्न बिजनेस हो, ठीक है ना, जहां पर उनको अनसेटिस्फाइड फील होता है किसी साथ, अपने ब्रांड के साथ, कि वो एक्चुअल में जो इमोट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो एक्चुअल प्रेजेंट नहीं कर रही, ठीक है ना, या फिर कुछ डिफरेंट स्टैंड कर रही है उनकी ब्रांड जो वो दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो उस केस में कंपनी क्या करती है, रीब्रांडिंग करती है, ठीक है। तो when company feel unsatisfied with brand, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। when the company release what their brand emotes and what they stand are the different, ये भी हमने पढ़ा था। तो दोनों स्टेटमेंट में क्या करेक्ट है, थर्ड देख लेते हैं। when the company change the image, सब कंपनी अपनी इमेज परसेप्शन चेंज करना चाहती है ब्रांड से रिलेटेड, तो ये भी क्या है, इसका कहीं ना कहीं राइट आंसर है। ये ही रीजन है जो इसके बाद ही हमारा क्या था, रीब्रांडिंग पिक्चर में आया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। बात क्लियर हुई। तो ये जो हमारा पैराग्राफ था वो मॉडरेट लेवल का था, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का नहीं था। हम धीरे धीरे अपने जो पैराग्राफ का लेवल था वो इंक्रीज करते जाएंगे। स्टार्टिंग पैराग्राफ है इसलिए थोड़ा सा इसका लेवल इजी रखा, ज़्यादा हाई लेवल इसका नहीं रखा, ठीक है ना। जैसे जैसे हम और पैराग्राफ पढ़ेंगे अपनी आगे वाली क्लासेस के अंदर, उनके अंदर हम पैराग्राफ का लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाएंगे, जिसको आपको परेशानी ना हो आगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो देखो आज की क्लास का फिर हमारा सेकेंड पैराग्राफ क्या है, तो इसके अंदर भी हम यही करते हैं, एक बार क्वेश्चन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उनको राइट डाउन कर लेना अपने पेज पे, और फिर पैराग्राफ पढ़ते हो, फिर इसका आंसर देंगे जल्दी, इसका आंसर जल्दी देने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर, व्हाई कंटेंट मार्केटिंग ऑफ बिजनेस,
ठीक है ना, कि जो कंटेंट मार्केटिंग है फॉर बिजनेस के लिए क्यों की जाती है, क्या आपकी कंटेंट मार्केटिंग। तो यहाँ से हमारा कीवर्ड क्या निकला, कंटेंट मार्केटिंग क्यों की जाती है, किसके लिए, हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है ना। तो क्लियर यहाँ पे, तो हमारा कीवर्ड यहाँ पर ये है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड क्या आपका, व्हाट मेक कंटेंट मार्केटिंग सो वर्सेटाइल, क्या है जो कंटेंट मार्केटिंग को क्या बनाता है, वर्सेटाइल बनाता है, क्या ऐसी चीजें हैं जो इस पैराग्राफ के अंदर गिवन है जो क्या बनाती है कंटेंट मार्केटिंग को वर्सेटाइल बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हुआ सेकंड हमारा। तो हमें सेकंड, हमारा सेकंड की पॉइंट क्या है कि क्या चीजें जो क्या बनाती है, वर्सेटाइल बनाती है, किसको, हमारी कंटेंट मार्केटिंग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, इन कंटेंट मार्केटिंग द कंटेंट शुड बी, जो कंटेंट मार्केटिंग के अंदर है जो कंटेंट हम देंगे वो कैसा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एक बार पैराग्राफ रीड करने के बाद देखते हैं हमें कितना पता लगता है और कितना नहीं पता लगता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग के अंदर क्या क्या होना चाहिए। फिर आगे कंटेंट मार्केटिंग का क्या एम है, जो कंटेंट मार्केटिंग है उसका क्या एम है, हम कंटेंट मार्केटिंग क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो इसको ही देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच द फ्लोइंग कम अंडर द कंटेंट पिरामिड, कि क्या है जो आप इसके अंदर आता है, आपका कंटेंट पिरामिड के अंदर आता है। तो ये हमारे क्या थे क्वेश्चन थे, तो छोटे छोटे क्वेश्चन इसके, तो उसके तो बड़े क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो ये तो ओरिजियो का क्या करना, टैप करना। तो देखते हैं चलो, तो सारे कीवर्ड ध्यान रहेंगे ना इसके। तो चलो एक बार पैराग्राफ को रीड करें, तो देखते हैं पैराग्राफ के अंदर क्या दे रखा है, टू मार्केट एनीथिंग सक्सेसफुली, क्या करने के लिए, किसी भी चीज को सक्सेसफुल क्या करने के लिए, मार्केट करने के लिए, ठीक है ना, उसको सेल करने के, उसको अच्छे से मार्केटिंग करने के लिए यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द नीड ऑफ योर कंज्यूमर। तो सही बात कही इसने कि कोई भी चीज को सक्सेसफुल मार्केट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन क्रिएट अ स्ट्रेटेजी दैट कैन सेटिस्फाई दोज नीड, और ऐसी स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी पड़ेगी जो उस नीड को क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। द प्रॉब्लम इज दैट मार्केटिंग ट्रेंड, जो ये मार्केटिंग ट्रेंड इसकी क्या प्रॉब्लम है, आर ऑलवेज चेंजिंग है, क्या है जो ये ट्रेंड मार्केटिंग ट्रेंड वो हरदम चेंज होता रहता है, कभी किसी तरह की मार्केटिंग अच्छी लगती है, कभी किसी तरह की मार्केटिंग अच्छी लगती है, तो ये क्या है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इट कैन बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कीप पेस विद डेवलपमेंट, तो ये क्या है, इसने क्या कहा, ये डिफिकल्ट है क्या करना, पेस बनाए रखना के साथ, डेवलपमेंट के साथ, टाइम टू टाइम। What was the popular a few month back might seem outmoded today, तो इसने क्या कहा, जो few month पहले पॉपुलर रही होगी जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हो सकता है वो आज के टाइम में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पॉपुलर ना हो, वो आउटडेटेड हो चुकी हो, आउटमोडेड हो चुकी हो आज के टाइम। ठीक है, फिर आगे क्या करना है इसने, इन रिसेंट टाइम वन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हैज रिमेन on the right side of the trending chart for pretty long time, तो इसने क्या कहा, इस रिसेंट टाइम के अंदर एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो अब तक क्या बनी हुई है, ट्रेंडिंग चार्ट बनी हुई है, काफी लंबे टाइम से ट्रेंडिंग बनी हुई, ठीक है ना, वो काफी लंबे टाइम से चली आ रही है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, लोग उसको आज भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं बिजनेसमैन। ठीक है, फिर आगे क्या इसने, इट इज अ स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी है दैट कैन हार्डली बी इग्नोर, शायद ही कोई बिजनेसमैन क्या करता होगा, इग्नोर करता होगा आज के टाइम। और वो स्ट्रेटेजी कौन सी आपकी, वो स्ट्रेटेजी है आपकी कंटेंट मार्केटिंग। वो कौन सी मार्केटिंग, आपकी कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरे को पता लग गया कि कंटेंट मार्केटिंग का, बता दे कि कंटेंट मार्केटिंग क्या है, इतना पता लग गया कि कंटेंट मार्केटिंग वो सारी जो जितनी भी हम मार्केटिंग यूज करते हैं वो टाइम टू टाइम का हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाती है, लेकिन कंटेंट मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग है जो आउटडेटेड नहीं होती, जो लंबे टाइम से क्या है, बनी हुई है पिक्चर में। ठीक है ना, जो लंबे टाइम से ट्रेंड में बनी हुई है, जिसको हर एक बिजनेसमैन क्या करता है, यूज करता है, उसको कोई भी इग्नोर नहीं करता। ठीक है, अब देखो आगे इसने क्या कहा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज बिकम लेस एंड लेस इफेक्टिव बाय द मिनट एज फॉरवर्ड थिंकिंग मार्केटर यू नो देयर हैज बी अ बेटर वे। ठीक है ना, ट्रेडिशनल जो भी आपकी मार्केटिंग वो लेस इफेक्टिव हो चुकी है, आप एक अच्छे मार्केटर हो, मतलब एज अ फॉरवर्ड थिंकर मार्केटर हो, तो एक आपको पता होगा कि बेटर वे क्या है, किसका, मार्केटिंग का, कंटेंट मार्केटिंग। तो बेटर वे क्या है आपका मार्केटिंग का, आपकी कंटेंट मार्केटिंग। तो आगे क्या देखा कंटेंट मार्केटिंग के बारे में, इज अ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, एक क्या है, एक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच है। तो इन कीवर्ड को याद रखना, यहाँ से आपका
हमने देखा कंटेंट मार्केटिंग के बारे में पूछ रखा था, तो यहाँ से आपका आंसर मिल सकता है क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने कीवर्ड को देखते चला करो कि कहाँ से मेरा आंसर बन सकता है, ठीक है ना। और हर एक जो भी आपके पैसेज के अंदर पैराग्राफ है उनको समझने की कोशिश करा करो कि पैराग्राफ बताना क्या चाहता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमने अच्छे से समझ लिया, वो क्या बताना चाहता है, उसने सिर्फ यही बताया कि जो भी हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो टाइम टू टाइम आउटडेटेड होती रहती है, लेकिन आपकी जो कंटेंट मार्केटिंग वो लंबे टाइम से एक ट्रेंड में बनी हुई है। और हर एक बिजनेसमैन, मोस्टली शायद ही कोई बिजनेसमैन जिसको इग्नोर करता होगा, मोस्टली बिजनेसमैन क्या करते हैं, अडोप्ट करते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। फिर आगे क्या है, कंटेंट मार्केटिंग से स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। ये क्या है कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग है, इसके लिए पहले पूरी तरह अच्छे से क्या करनी पड़ती है, स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ती है, जो क्या करती है, फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल। जो भी किसके ऊपर फोकस करती है, वैल्यूएबल चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के ऊपर में, कि जो भी हम कंटेंट देंगे कंटेंट मार्केटिंग के अंदर, वो कंटेंट कैसा होना चाहिए, हमारे कस्टमर के लिए वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अंदर पॉइंट है ये बताना चाह रही है, ठीक है ना। कोई ऐसा कंटेंट ना हो जो वैल्यूएबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन देने लग जाऊँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो ही ना, तो आप क्यों देखोगे इस वीडियो को। तो जो भी कंटेंट दिया जाए वो क्या हो, वैल्यूएबल हो, वो आपके काम का हो, वो जो भी कस्टमर है, जो भी कंज्यूमर जो उसको यूज करना चाहते हैं वो उसके काम का हो, तभी तो क्या करेंगे, वो उस कंटेंट को देखेंगे, ठीक है। तभी कंटेंट मार्केटिंग क्या होगी, आपकी कंटेंट मार्केटिंग तभी तो सक्सेसफुल होगी, ठीक है। फिर क्या है, वो रेलेवेंट होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब मान लो मैं कंसिस्टेंटली वीडियो ना डालूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, उसको क्या करते रहूं, बीच में 1 महीने बाद डाल दी, 2 महीने बाद, तो जो भी व्यूअर है वो क्या कर जाएंगे, स्किप कर जाएंगे और किसी और की क्या देखने लग जाएंगे, वीडियो को देखने लग जाएंगे। तो इसी तरह हमारी कंटेंट मार्केटिंग है, जो भी बिजनेसमैन कंटेंट मार्केटिंग करता है वो एक कंसिस्टेंटली उसको मार्केटिंग करनी चाहिए, क्या करने के लिए, अट्रैक्ट एंड रिटेन करने के लिए क्लियर डिफाइंड ऑडियंस। तो इस बात को भी याद रखना। इससे अंदर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने पढ़े थे हमारे वहां से क्लियर हो रहा है। एक वर्सेटिलिटी क्लियर हुई ना कि वर्सेटाइल क्यों है, इतने सारी चीजें क्या है यहाँ पे, चीजें आ गई हमारी, ठीक है ना। तो सारी चीजें हमारे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसने क्या कहा कि जो ये क्या करता है, जो भी आपका कंटेंट है वो इस तरह का होना चाहिए, वो अट्रैक्ट करके रखे किसको, आपकी ऑडियंस को, जो भी आपकी क्लियर डिफाइंड ऑडियंस उसको आपकी तरफ क्या करके अट्रैक्ट करके रखे, कि उनको पता हो कि ये हाँ आपकी मार्केटिंग है, वो आपकी तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो आपकी ब्रांड की तरफ, ठीक है। एंड अल्टीमेटली टू ड्राइव प्रॉफिटेबल कस्टमर, और अल्टीमेटली जो भी उसका रिजल्ट क्या है, जो भी उसका रिजल्ट निकलेगा अल्टीमेटली वो क्या हो, प्रॉफिटेबल हो। जो भी कस्टमर क्या लेगा, लास्ट में एक्शन लेगा, वो क्या हो, आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। तभी तो आपने क्या की, कंटेंट मार्केटिंग की, ठीक है ना। आपने इतने सारे एफर्ट लगाए, वो एफर्ट क्यों लगाए, वो इसलिए लगाए कि जो भी लास्ट में जो भी कस्टमर एंड एक्शन लेगा, वो एंड एक्शन आपके लिए क्या हो, प्रॉफिटेबल हो। बात क्लियर। तो ये एक तरह से कंटेंट मार्केटिंग का आपको मीनिंग क्लियर कर रखा है, ठीक है ना। तो इस मीनिंग से आपके बहुत सारे क्वेश्चन टैकल होने वाले हैं। तो आगे क्या है, द प्राइमरी गोल ऑफ कंटेंट मार्केटिंग इज टू अप्रेज क्लाइंट एंड प्रोस्पेक्ट एंड कीप देम एंगेज। जो प्राइमरी गोल है आपका कंटेंट मार्केटिंग का वो क्या है, अप्रेज करना क्लाइंट को, एंड प्रोस्पेक्ट एंड कीप देम एंगेज, उसको एंगेज करके रखना, ठीक है ना, अपनी ब्रांड के साथ। हम आपको भी प्रोडक्ट दे रहे हो तो उस हिसाब से एंगेज करके रखना कि लंबे टाइम तक वो आपके साथ एंगेज रहे, ठीक है ना, आपको छोड़ के ना जाए। क्योंकि सिंपल सी बात है, रिटेन करके रखना कस्टमर की उसकी कॉस्ट कम आती है, और नए कस्टमर को क्या करना, नए कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल करना उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो प्राइमरी गोल है, जो मेन गोल है कंटेंट मार्केटिंग का, वो क्या है, एंगेज करके रखना अपने कस्टमर को, ठीक है ना। और आपको जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जो आगे होने वाले हो, जो आपके क्लाइंट है, उनको क्या करके रखना, एंगेज करके रखना। इट्स अ वे ऑफ डिस्प्लेइंग यूर एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड द इंडस्ट्री टू द पीपल हु मैटर टू योर बिजनेस। तो क्या है, एक तरह से आपका एक तरह से वे है जिसमें आप क्या करते हो, डिस्प्ले करते हो अपनी किसके, अपने एक्सपर्टाइज को, अपनी नॉलेज को, ठीक है ना, जो भी इंडस्ट्री और बिजनेस के अंदर क्या रही है, यूज हो रही है, ठीक है। इट इज एन इफेक्टिव वे ऑफ परसुएडिंग द प्रोस्पेक्ट टू टेस्ट एंड बाय योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बात क्लियर हुई, ये पैराग्राफ यहाँ पे क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट है उसको आप अंडरलाइन करते हुए चलो। तो देखो, जो भी हमने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्वेश्चन पढ़े थे वहां से हमें डायरेक्टली आंसर मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्टली उसके आंसर नहीं मिल रहे। हमें इस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और जहां जहां कीवर्ड आ रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि कहना क्या चाहता है, एक्सप्लेन क्या करना चाहता है, ठीक है ना। यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको वर्सेटाइल का मीनिंग नहीं दे रखा कि वर्सेटाइल का मीनिंग है, ठीक है ना, और ये कंटेंट मार्केटिंग क्या है, बिजनेस में इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। वो आपको ऑप्शन से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तब उसके अंदर ऑप्शन मिलेंगे।
आगे क्या है, द एबिलिटी टू रीयूज कंटेंट, जो एबिलिटी है क्या करने की, कंटेंट को रीयूज करने की, रिसाइकल करने की, इफ फॉर योर अल्टरनेटिव मार्केटिंग एफर्ट मेक कंटेंट मार्केटिंग अ ट्रूली पावरफुल मार्केटिंग एसेट्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने क्या कहा कि जो आपके मार्केटिंग एफर्ट है किसकी तरफ, कंटेंट मार्केटिंग की तरफ, वो एक तरह से आपके लिए पावरफुल मार्केटिंग एसेट्स है एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जिसकी कंटेंट मार्केटिंग जितनी अच्छी होगी वो उसके लिए उतनी ही पावरफुल एसेट्स की तरह क्या करेगी, काम करेगी, उसको उतना ही आगे ग्रो करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, फिर क्या है, फॉर इंस्टेंस your blog post or any other piece of content creating for the brand or organization and posted on your website can be shared on social media channel to engage with the new set of potential customer। तो उसने क्या कहा, ब्लॉग पोस्ट और एनी पीस ऑफ कोई भी कंटेंट जो भी आपकी ब्रांड क्या करती है, क्रिएट करती है, इसमें ओवरऑल क्या करना चाहता है कि आप जो भी ब्लॉग पोस्ट करते हैं, कोई भी ब्रांड है, ठीक है ना, जो क्या करती है, कैसे रिटेन करके रखती है कंज्यूमर के माइंड में उसकी इमेज को। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं अमूल कंपनी का, अमूल कंपनी कई बार क्या करती है, जो भी सोशल इशू, जो भी सोशल इवेंट चल रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है ना, तो उनसे रिलेटेड क्या करती है, अपनी कंटेंट एज ए कार्टून में, एज ए वीडियो, एज ए आप कंटेंट में, अपनी टेक्स्ट के फॉर्म में आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो। तो अमूल अपने मोस्टली कंटेंट मार्केटिंग कैसे करती है, कार्टून की फॉर्म में, ठीक है ना, वो कार्टून बना देती है उस इवेंट से रिलेटेड और नीचे अपने अमूल की कोई भी टैगलाइन लगा देती है, अमूल से रिलेटेड कोई भी लाइन लिख देती है जो उस कंपनी को करती है, रिप्रेजेंट करती है, उस ब्रांड को रिप्रेजेंट करती है, जो आज के टाइम पे एक बेस्ट ब्रांड बनी हुई है अमूल कंपनी। ठीक है ना, इसके उसमें डेयरी प्रोडक्ट के उसमें। ठीक है, तो ये किसका किसके कारण है सारा, उसकी मार्केटिंग, उसकी कंटेंट मार्केटिंग के उससे। ठीक है, तो वो सिर्फ जो पोटेंशियल कस्टमर है उसको ही टारगेट नहीं करी, जो उसका ऑडियंस सेट है वो हर एक को टारगेट करके चलती है कि लोगों के माइंड में एक इमेज बने उसकी। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो इसके अंदर ये दे रही कि वो आपकी वेबसाइट के थ्रू, आपकी ब्लॉग पोस्ट के थ्रू, आपकी इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू आप किसी भी तरह उस कंटेंट मार्केटिंग को कर सकते हो। वो वीडियो फॉर्म में भी हो सकती है, वो टेक्स्ट फॉर्म में हो सकती है, वो एनिमेशन फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी तरह वो हो सकती है। उसका रीजन क्या होता है कि आप एंगेज करके उसको अपने रिटेल कस्टमर को, और जो पोटेंशियल कस्टमर है उसको भी अपनी तरफ क्या कर सको, अट्रैक्ट कर सको। ठीक है, फिर आगे क्या है, यू कैन ऑल्सो रिसाइकल ओल्ड कंटेंट, और आप क्या कर सकते हो, ओल्ड कंटेंट को रिसाइकल कर सकते हो। ठीक है, इन पुश नोटिफिकेशन ईमेल टू क्रिएट अ व्हाइट पेपर और अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर क्या करना है, मल्टीपल मार्केटिंग एफर्ट कैन बी इनिशिएटेड, जो मल्टीपल मार्केटिंग एफर्ट है वो इनिशिएट करते हुए सिंगल पीस ऑफ कंटेंट, दैट्स हाउ पावरफुल कंटेंट मार्केटिंग इज। बात क्लियर हुई यहाँ पे। तो ओवरऑल ये पैराग्राफ क्लियर हो यहाँ पे। तो अब इनका आंसर जल्दी जल्दी हमें पता लग जाएगा क्या क्या इनका आंसर है। ठीक है, देखो भाई, कंटेंट मार्केटिंग फॉर बिजनेस। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग क्यों की जाती है, किसके लिए, बिजनेस के लिए। और वाई वी कैन से, और हम ये क्यों कहते हैं कि जो वन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, कि वन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो क्या करती है, हैज रिमेन ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेंडिंग चार्ट ऑफ द प्रीटी लॉन्ग टाइम। आने फर्स्ट लाइन के अंदर, तो ऐसा क्यों कहा गया कि लंबे टाइम से क्या बनी हुई है, एक ट्रेंडिंग चार्ट में बनी हुई है लंबे टाइम से। तो ऐसा क्यों कहा इसके अंदर, क्योंकि इसके थ्रू आप सेल को इंक्रीज कर सकते हो। इसलिए तो क्या करते हैं बिजनेसमैन, कंटेंट मार्केटिंग को यूज करते हैं। ठीक है ना, डायरेक्टली चीजें नहीं आई उसके अंदर, लेकिन हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ने से हमें ये चीज पता लग गई। ठीक है, वो कॉस्ट को सेविंग करती है, जहाँ पे हमने ट्रेडिशनल और हमारे हमारे मॉडर्न जो ये मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग, उनके बीच में क्या देखा था, डिफरेंस देखा था। ठीक है ना, वहाँ पे बेटर कस्टमर वो है, मोर लॉयल। ठीक है ना, और कस्टमर को क्या करके रखना है, यहाँ पे रिटेन करने की बात कर रही है। ठीक है, तो इतनी दो चीजें हमने इस पैराग्राफ के अंदर देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। बात क्लियर हुई यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कम मेक कंटेंट मार्केटिंग। अब वो इस वर्सेटिलिटी की बात आ गई कि क्या चीज है जो कंटेंट मार्केटिंग को वर्सेटाइल बनाता है। ठीक है ना, तो द रिजल्ट कैन एंजॉय फॉर अ लॉन्गर टर्म एज द बेनिफिट कैन बी कंपाउंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देखो डायरेक्टली ये गिवन नहीं था, लेकिन जो भी हमने पढ़ा कंटेंट मार्केटिंग के अंदर, वो क्या करते हैं, रिटेन कर रखते हैं अपने कस्टमर, आपके कस्टमर बेस को लंबे टाइम तक। इसलिए हम क्या करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग करते हैं। ठीक है ना, टाइम टू टाइम अपनी कस्टमर बेस को लंबे टाइम तक रिटेन करने के लिए क्या करता है, कंटेंट मार्केटिंग करता है। तो फर्स्ट लाइन के अंदर भी ये दे रखा है कि जो कंटेंट मार्केटिंग की जाती है उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, एट द लास्ट उसका रिजल्ट निकल के आता है कि अपने कस्टमर को हम लंबे टाइम तक अपने साथ जोड़े रखें। ठीक है ना, टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट क्या मेरी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एनी बिजनेस कैन अडॉप्ट कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एज ए कंटेंट कैन बी क्रिएटेड एंड पब्लिश्ड इजिली एज कंपेयर टू अदर मार्केटिंग प्रोसीजर।
देखो लाइन डायरेक्टली नहीं थी, लेकिन हमने ये चीज तो पढ़ी थी ना पैराग्राफ के अंदर, जो कंटेंट मार्केटिंग है वो हर एक बिजनेसमैन यूज करता है। अगर और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की मैं बात करूं तो वो तो टाइम टू टाइम क्या होता रहती है, चेंज होती रहती है, लेकिन आपकी कंटेंट मार्केटिंग है वो हर जगह क्या है आपकी एप्लीकेबल है। ये चीज हमने पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में पढ़ी थी, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। और फोर्थ क्या देखिए, इट विल कोस्ट यू सिग्निफिकेंटली मोर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हमने क्या पढ़ी थी कि जो इसकी कॉस्ट है वो क्या आती है, कम आती है कंपेयर टू किसके, आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपेयर में। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बात करें यहाँ पे बच्चों, वेरी गुड। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन दी कंटेंट मार्केटिंग द कंटेंट शुड बी, कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए। कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं था पैराग्राफ के अंदर कोई अलग से कि कैसा कंटेंट होना चाहिए, लेकिन आपको ओवरऑल पढ़ के क्या लगा, एक बार इसके आंसर देख लो जल्द से। वैल्यूएबल होना चाहिए, ठीक है ना। जो मीनिंग देखा था हमने इसका, जो कंटेंट मार्केटिंग का मीनिंग देखा था, तो मैंने बताया था कि मीनिंग है वहां पे क्या था कि वो वैल्यूएबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। और वो लास्ट में क्या करे, प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आए एंड कस्टमर से, जो भी आपने कंटेंट मार्केटिंग की थी वो हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। फिर आगे क्या आपका कंटेंट मार्केटिंग एम, कंटेंट मार्केटिंग है जो उसका एम क्या है, क्या मेन मोटिव हमने कंटेंट मार्केटिंग की, ड्राइव प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन, ये लाइन हमने पढ़ी थी ना। तो जो क्या करना, प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन को ड्राइव करना, ये हमारा क्या है, कंटेंट मार्केटिंग का एम है। क्योंकि उस डेफिनेशन के अंदर, उस मीनिंग के अंदर सबसे लास्ट में क्या था कि जो भी आपने सारा प्रोसेस किया उसका एंड रिजल्ट क्या निकल के आना चाहिए, कि जो कस्टमर एक्शन लेगा वो क्या हो, आपके लिए प्रॉफिटेबल एक्शन हो, ठीक है ना। इसलिए आपने क्या की थी, वो कंटेंट मार्केटिंग की थी। बात क्लियर है यहाँ पे, गुड। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द फ्लोइंग कम अंडर द कंटेंट पिरामिड, की कंटेंट पिरामिड के अंदर क्या आता है, कंटेंट को कैसे कर सकते हो, तो हमने पढ़ा था। और इसके अंदर कहीं ना कहीं एक जगह गिवन था कि कंटेंट मार्केटिंग आप कैसे किस थ्रू से कर सकते हो। यहाँ पे क्या था, हाँ, फॉर इंस्टेंट योर ब्लॉग पोस्ट और अदर पीस ऑफ कंटेंट क्रिएटेड फॉर द ब्रांड और ऑर्गेनाइजेशन एंड पोस्टेड ऑन योर वेबसाइट कैन बी शेयर्ड ऑन, ठीक है ना। ये चीज हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपके पिरामिड है किसके, कंटेंट मार्केटिंग का, क्या है आपके ब्लॉग पोस्ट, सोशल अपडेट और ट्वीट्स, इनके थ्रू आप कंटेंट मार्केटिंग को कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव क्या आपका आंसर है। तो बच्चों आज के लिए तो ही पैसेज हम करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये पैसेज आपके लिए हेल्पफुल हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।